So welcome back students once again in my YouTube channel Chemistry Line by JSR। फिर से एक बार आप लोगों का सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR में। और जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट की है केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए प्रैक्टिस सीरीज़ या MCQ सीरीज़, उसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सॉलिड स्टेट के थे और आज उसी सीरीज में हम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं आपके लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट के बाकी के क्वेश्चंस। जुड़े रहिए सब लोग, देखते रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत आते हैं एग्ज़ाम में और उनके लिए कभी कभी कुछ ट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है, तो वो ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर दे रखा है इन अ सॉलिड हैविंग NaCl structure in which A atoms occupy the corners of the cubic unit cell. If all the face-centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is। तो यहाँ पर आपको दे रखा है आज के लिए, यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है NaCl टाइप स्ट्रक्चर गिवन है। ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब ये जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो नहीं पाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है NaCl टाइप स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है इफ़ ऑल द फेस सेंटर्ड। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें दो तरह के एटम हैं। ए एटम्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं। और जो बी एटम्स हैं, वो यहाँ पर कहाँ पर हैं। देखिए जो ए एटम्स है अगर वो कॉर्नर पर हैं तो बी एटम्स जो है वो यहाँ पर इसके बॉडी के सेंटर में और यहाँ पर होंगे आपके एज सेंटर। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले इसका एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लें कि एक्चुअल में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सही से लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये हमने इसका एक डायग्राम ड्रॉ किया। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। और आपसे पूछा है आपसे स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, ये आपसे क्या है पूछा है और किसी सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें जो ए एटम्स है वो कॉर्नर पर हैं और कॉर्नर पर NaCl स्ट्रक्चर में जो बड़े होते हैं यानी कि Cl स्ट्रक्चर, Cl आइंस, वो सभी कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। यानी कि जो ए एटम है वो आपका क्या है, यहाँ पर एक तरीके से Cl आयन है और जो Cl आयन यहाँ कॉर्नर्स पर हैं वही आयन जो है वो फेसेस पर भी होते हैं। Cl आयन ही यहाँ पर क्या होंगे, फेसेस पर होंगे। यानी कि जो आपके ए कॉर्नर पर है वो फेसेस पर भी हैं। ये देखिए ऐसे करके
अगर डायग्राम आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपकी जितनी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ये एक फेस हो गया और एक फेस ये हो गया, दो ये फेस, दो ये, टोटल मिला करके हमारे पास ये Cl के एटम्स आ गए। यहाँ पर बाकी चीज़ें भी देख लें। अब आपके बचे बी एटम्स कि बी एटम्स कहाँ पर होंगे। तो बी एटम्स आपके होंगे एजेस पर, ये मैं इस तरह से बना ले रहा हूँ, सभी एजेस पर होंगे। ये थोड़े बड़े रिंग हैं, एजेस टोटल होते हैं आपके 12, तो 12 एजेस पर हो जाएंगे। और एक इसकी बॉडी के सेंटर में ये हो जाएगा, कौन सा वाला, जो यहाँ एजेस पर है, यानी कि ये एटम हो गए हमारे बी एटम्स। तो टोटल मिला करके अब आप देखिए, इसके ऑप्शन ले लेते हैं। अब हम ऑप्शंस में दे रखा है कौन कौन से होंगे, ए बी सी और ये डी। कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं, AB2 दे रखा है, AB2 एक दे रखा है आपको A2B, एक दे रखा है आपको A4 B4 और 4 दे रखा है A3 B4। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सीख लिया हो, लेकिन इनको नहीं आता है, वो इसको आज सीख लें अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ ए एटम्स। तो ए एटम्स हमारे कहाँ कहाँ पर हैं, देखिए भाई, ए एटम्स हमारे जो हैं वो सभी कॉर्नर्स पर हैं। तो कॉर्नर का मतलब हो गया 1/8 इंटू 8, और सभी फेसेस पर हैं तो 1/2 इंटू 6 हो गया 1 + 3 = 4। अब आ जाइए, इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जितने भी कहा गया है क्वेश्चन में स्पेशली, ऑल एटम्स ऑफ वन ऑफ द एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस, one of the axis of face gets removed। ये बात भी इस क्वेश्चन में कही गई है। और तब पूछा हमसे स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो हम कैसे इसकी स्टोइकियोमेट्री निकालेंगे, तो यह नंबर ऑफ ए एटम नॉर्मल वे में तो निकल के आ गया 4। अब देखिए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स कितने रह जाएंगे। इसकी एक एक्सेस कोई सी भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये सामने वाली एक्सेस कोई आप मानते हो, तो इस पर 2 फेस पड़ रहे हैं और 2 फेस पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 एटम्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। तो 2 एटम का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1/2 इंटू 2 कितना चला जाएगा, तो ये निकलने वाला पार्ट जो होगा एक फेस का, वो हो जाएगा 1/2 इंटू 2, दैट इज 1। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से, यानी एक एटम ए का रिमूव हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएंगे, होंगे कैसे, 4 - 1 = 3, यानी एक एटम हो गए 3। अब आ जाइए नंबर ऑफ बी एटम्स। नंबर ऑफ बी एटम्स कहाँ कहाँ पर हैं, देखिए बी, ये आपके सभी एच सेंटर पर हैं, और एच सेंटर के साथ में ही एक बॉडी के सेंटर में भी है। तो एच सेंटर पर टोटल एच सेंटर हो गए हमारे 12, और 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है 4, यानी एक यूनिट सेल जो है वो दूसरे और 3 यूनिट सेल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया 1/4। तो 4 × 3 = 12, और एक बॉडी के सेंटर में है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर हो गए 4। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री निकालनी है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी A/B, और A/B में देखिए ए के एटम्स आ रहे हैं 3, ए के कितने एटम आ रहे हैं 3, और बी के आ रहे हैं 4। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होगा A3B4। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इतना टाइम लगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा D, A3B4। देख लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा इसको। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। क्वेश्चन है आपका ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट,
डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इसको तो आप गांठ बांध लीजिए कि इसका एक ही आंसर है। बताओ फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। क्योंकि डेंसिटी चेंज इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो आयंस मिसिंग होते हैं वो इक्वल नंबर में, और वो अपने पास वाले किसी इंटरस्टिशियल गैप के अंदर जा कर के फिट हो जाते हैं। तो क्योंकि आयंस बाहर गए नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हमारा कौन सा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहे हैं द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली, द अपीयरेंस ऑफ कलर, appearance of color in solid alkali metal halides is generally due to अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा दे रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट, और थर्ड दे रखा है हमें यहाँ पर इंटरस्टिशियल पोजीशन, और लास्ट दे रखा है यहाँ पर एफ सेंटर्स। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस होता है वो एफ सेंटर की वजह से प्रोड्यूस होता है। एफ सेंटर होता क्या है इसमें होता क्या है, जैसे सपोज आपने NaCl का क्रिस्टल गर्म किया, तो NaCl का जो क्रिस्टल हमने गर्म किया उसमें Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर जो पार्टिकल्स हो, क्योंकि जो हीटिंग होगी वो सबसे पहले सरफेस पर होगी, तो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम है वो हीट होकर के एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एक एटम। अब अंदर जो Cl आयंस हैं, Cl जो पहले से ही Cl आयन की फॉर्म में अंदर है, वो इस Na से रिएक्ट करने के लिए क्या होंगे, हीट होने पर बाहर की तरफ निकल के आएंगे। वहां पर क्या होगा, एक खाली जगह बन जाएगी, और उस खाली जगह में ये इलेक्ट्रॉन आकर के एंट्रैप कर जाएगा। यहाँ पर इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, यहाँ एंट्रैप करने के लिए इसकी एनर्जी, इसको अपनी उस गैप में लाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और कम करनी पड़ेगी तो यहाँ पर ये इस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और वो रिलीज एनर्जी जो है वो अगर विजिबल लाइट की होती है, यानी विजिबल रीजन की है, विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन की अगर है वो, तो हमें वहां पर वो क्या होगी, एक किसी पर्टिकुलर कलर की फॉर्म में उस अल्कली मेटल हैलाइड की का कलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, एफ सेंटर्स की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड का क्वेश्चन एक आता है, अगर उसमें देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि उस केस में आपका हीट करने पर यहाँ बनते हैं Zn2 पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव आयन तो चले जाते हैं एक इंटरस्टिशियल गैप में, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल गैप में जाने की वजह से यहाँ पर इसका कलर होता है, ना कि किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो इसका कलर येलो आया, येलो कलर आया, किसकी वजह से,
इलेक्ट्रॉन के इंटरस्टिशियल गैप में जाने की वजह से यहाँ पर जो कलर आया वो एफ सेंटर, यानी कि जो इंटरस्टिशियल गैप अंदर था, जो एफ सेंटर बन रहा था, एफ का मतलब होता है फार कलर सेंटर, तो उसकी वजह से होता है। ये अलग है और ये अलग है मैटर। तो यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो क्या होता है, मैं बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल गैप में आ जाते हैं, और जब इंटरस्टिशियल गैप में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब लाइट। लाइट किससे, विजिबल रीजन की, यानी कि जो व्हाइट लाइट होगी उससे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने पर ये क्या करेंगे, येलो कलर अपीयर करेंगे। यानी कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो जनरली पहले क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें येलो कलर का अपीयर होता है। किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इस वाले इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोलते हैं। यहीं पर मैंने आपको ये वाली बात भी क्या किया, क्लियर कर दी। ठीक है, तो समझ लेंगे आप इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एज ऑफ बीसीसी क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट इज ए सेंटीमीटर एम एंड m is the atomic mass and no is the Avogadro number, then the density of the crystal। तो क्वेश्चन का शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, ये एज है, एज ऑफ बीसीसी क्रिस्टल। बीसीसी क्रिस्टल का एज दे रखा है आपको, और इसमें जो एज है वो कितना दे रखा है, ए सेंटीमीटर। वहीं पर कहा गया है m इज द एटॉमिक मास। m क्या है, एटॉमिक मास है, और साथ में दे रखा है नो एवोगाड्रो नंबर। अब आपसे पूछा क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के लिए फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगी, तो इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन में 4m अपॉन A3NO। बी दे रखा है 2NO अपॉन MA3। सी दे रखा है आपको यहाँ 2m अपॉन NOA3, और डी दे रखा है यहाँ पर आपको MA3 अपॉन 2NO। यानी इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो वो देखिए करेक्ट ऑप्शन हम कैसे फाइंड करें, आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखिए इसमें हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। जो डेंसिटी होती है वो होती है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NO। अगर एवोगाड्रो नंबर NO की फॉर्म में दिया है तो हम इसे NO ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो है A सेंटीमीटर एज लेंथ, m इसका एटॉमिक मास है, एवोगाड्रो नंबर NO है। तो हम यहाँ पर डेंसिटी के लिए ये चीज़ें रख दें। कैसा है, बीसीसी क्रिस्टल है, इसका मतलब हो गया कि Z की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NO। तो फॉर्मूला आपका कौन सा सही रहेगा इसमें, ये वाला आंसर आपका सही रहेगा, सी 2m अपॉन NO इंटू ए क्यूब। ये इसकी डेंसिटी हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 5, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग सीख लेंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी क्यूबिक विद एज सेल एज 4.29 एंगस्ट्रॉम। क्या क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम जो है वो क्रिस्टलाइजेज किस में हो रहा है, इन बीसीसी।
क्रिस्टलाइजेशन BCC, और उसमें हमें एज दे रखी है, एज जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 4.29 एंगस्ट्रॉम। कह रहे हैं रेडियस ऑफ एटम निकाल दीजिए, रेडियस ऑफ एटम कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। आंसर्स हैं, ये आंसर्स भी लिख देते हैं। 18.6 एंगस्ट्रॉम, बी है आपका 1.86 एंगस्ट्रॉम, सी है आपका 1.86 PM, और डी है 1860 PM। कैसे निकालेंगे, आसान है। BCC क्रिस्टल के लिए जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसमें अपना एक फॉर्मूला हम ऐसे याद रखें। देखिए ये डायग्राम तो इन वाले क्वेश्चंस में मस्ट है, आपको क्या है पता होना चाहिए। BCC क्रिस्टल का एक एंड ये और एक एंड ये ऐसे करके लिया जाएगा। ये बॉडी डायगोनल हो गया जिसमें BCC यहाँ पर आता है। अब इसमें एक चीज और, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ये वाली साइड भी लेनी होगी। ये होती है A√2, और ये वाली साइड जो हो जाती है वो पूरी हो जाती है आपकी क्या, ये वाली साइड A√3। और यहाँ पर टोटल एटम लगे होते हैं 4 जो एक दूसरे को टच करते होते हैं। तो यहाँ पर ये एक R, ये एक 2R हो जाएगी इसकी, क्योंकि डबल रेडियस है, ये R, और यही बराबर होती है किसके, 4R के। अगर ये वाली बात आपको BCC के लिए याद रहती है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यानी आपको निकालनी है रेडियस, तो कैसे लिखेंगे, 4R इज इक्वल टू A√3। इसका मतलब हो गया R इज इक्वल टू A√3 अपॉन 4। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू दे रखी है, 4.29 इंटू √3 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4.29 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 4 जा, और 4 3 जा, 4 3 जा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4.29 का और 0.433 का। ये सॉल्व करने पर यहाँ पर आ रहा है आपका, ये मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आ रहा है 1.857, और यहाँ पर यूनिट हमारी चल रही है एंगस्ट्रॉम में। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा 1.86 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। कोई आंसर है, बी आंसर हमारा इसमें 1.86 एंगस्ट्रॉम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर FCC की बात की जाती, FCC, तो FCC में इतने सही वैसे तो समझ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये पूरा बना लेता हूँ। देखिए ये जो FCC है ना, इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें ये वाला फेस का सेंटर ये हमेशा A√2 होगा, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 4R होगी। यानी कि इसमें आपको लेना है A√2 इज इक्वल टू 4R फेस सेंटर्ड में FCC में, और जो BCC है उसमें आपको लेना है A√3 इज इक्वल टू 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक्स यूनिट सेल इन FCC यूनिट सेल कह रहे हैं एज लेंथ इज। अभी आपको मैंने बताया था FCC में यूनिट सेल की एज लेंथ का रिलेशन, तो यहाँ पर सीधे ऑप्शन से ही हम पता कर लेंगे। बल्कि एज लेंथ का मैं सीधा यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। देखिए मैंने बताया था FCC में ये होता है आपका √2a इज इक्वल टू होता है आपका 4R। हमें पूछा है एज लेंथ, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 4/√2R। यानी ये भी हो सकता है लिखा हुआ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, हम इसको लिख दें 4 को लिख दें 2 इंटू 2 इंटू R अपॉन √2। और देखिए एक 2 को हमने ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2 इंटू R, और ये नीचे √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2√2 R इज इक्वल टू a भी हो सकता है, और
√2a इज इक्वल टू आर, यानी कि a इज इक्वल टू 4/√2 आर भी हो सकता है। ये दो आंसर्स होने के चांसेस दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हेन मोल्टन जिंक इज कूल्ड इन सॉलिड स्टेट इट एज्यूम्स टू HCP स्ट्रक्चर। क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट लिख लेते हैं। मोल्टन जिंक cooled in solid state, molten zinc is cooled in solid state। ठीक है भाई, सॉलिड स्टेट में कूल हो रहा है तो होने दीजिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, इट एज्यूम्स टू HCP स्ट्रक्चर, एज्यूम्स टू HCP, नॉट HCCP, HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, HCP स्ट्रक्चर आ गया आपका। अभी कह रहे हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ जिंक एटम विल बी, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स, नेबरिंग एटम्स। ये मैं कल ही आपको यानी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि HCP और CCP, HCP और CCP का मतलब FCC, इसमें जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स का नंबर होता है वो 12 होता है, 12, और इसी को हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का है। मोल्टन जिंक कूल्ड इन सॉलिड स्टेट इट एज्यूम्स टू HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम विल बी 12। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 12 होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये न्यूमेरिकल है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58 ग्राम, नहीं 58.5 ग्राम लिखा हुआ है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl इज नियरली, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, वो दे रखा है 6 × 10⁻20, बी दे रखा है इसका यहाँ पर 3 × 10⁻22, 10⁻22, और सी दे रखा है इसका 1.5 × 10⁻23, और यहीं पर डी दे रखा है आपको इसका, ये ए है, ये डी है, डी क्या है 0.5 × 10⁻24। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ी सी यहाँ पर जगह कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, इधर सॉल्व करते हैं। ये NaCl में हमें जो पूरा वेट दे रखा है वो है हमारा, मास हमें जो दे रखा है वो है 58.5। ठीक है, अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाएं तो ये हो जाएगा W/m, और ये हो जाएगा 58.5/58.5, यानी कि 1 मोल आ गया, और ये 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, NaCl फार्मूला यूनिट्स। अब देखिए जो NaCl की यूनिट सेल है, NaCl की यूनिट सेल, उस NaCl की यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने NaCl फार्मूला यूनिट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने होते हैं, 4 NaCl फार्मूला यूनिट होते हैं, फार्मूला यूनिट, यानी कि 4 NaCl मॉलिक्यूल एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो अब आप आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे कितने यूनिट सेल यहाँ पर आपके होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू
6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पर 4 5 जा 20। आगे की वैल्यू ना कैलकुलेट करें तब भी चल जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पर देखो 1.5 इंटू 10⁻20 सीधा सीधा दिया हुआ है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिमाग में रखेंगे बात को, ये वाली बात आपको बस दिमाग में रहनी चाहिए, बाकी तो सिंपल सिंपल इसमें लिखा हुआ है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो बस आप लोगों से यही कहना है मेरा कि वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वीडियो का व्यू बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की मेरी जो इच्छा है वो भी बढ़ती रहे। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बना के और बहुत सी डालता रहूँगा, जिनमें आपके ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते रहेंगे, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे इस वाले सेमेस्टर पेपर्स में, क्योंकि ये सेमेस्टर पेपर पहली बार ही आप दे रहे हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void in unit cell of a FCC lattice is similar, lattice is similar, lattice of similar ये नहीं, lattice of similar atoms, similar atoms। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है आपका 6 और डी ऑप्शन है आपका 12। यानी इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछे हैं आपसे यूनिट सेल कौन सी एफसीसी में, लैटिस ऑफ सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स का मतलब है कि जितने एटम हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों के लिए बता दूंगा मैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने होंगे, अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए यहाँ यूनिट सेल है एफसीसी, देखो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे यूनिट सेल में कितने, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा 8। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया आपके 8। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने हैं 4 है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही रहते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो डबल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल के। तो इसका मतलब हुआ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। और ये आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है। कहना है टिटेनियम मेटल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 4.54 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर with volume of unit cell equal to 7.02 into 10⁻23 cubic centimeter. The type of unit cell आपसे पूछा है and atomic mass of titanium is given as 48। तो इसका मतलब इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। डेंसिटी दे रखी है 4.54 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और वहीं ये कह रहे हैं इट क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर विद वॉल्यूम, वॉल्यूम वी दे रखा है, वी का मतलब हो गया ए क्यू, हमें डायरेक्टली ही दे रखा है यहाँ पर बस 7.02 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब।
ये दे रखा है हमें वॉल्यूम। टाइप ऑफ यूनिट सेल हमसे पूछा गया है, जेड की वैल्यू अगर हम फाइंड कर देंगे तो हमें टाइप भी पता चल जाएगा। और क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है टाइटेनियम का 48, ये ना 48। अब देखिए हमें निकालना है जेड, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए होता है ना। अब देखिए यहाँ ए क्यूब दे रखा है, मैंने कहा ए क्यूब को हम लिख सकते हैं वी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन वी इंटू एन ए इज इक्वल टू डेंसिटी। अब यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, डेंसिटी कितनी है हमारी, डेंसिटी दे रखी है 4.54 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 48 दे रखा है, और वी दे रखा है आपको 7.02 इंटू 10⁻⁻23, और एन ए की वैल्यू होती है 6 लगाओ यहाँ पर, जिससे ये 6 क्यों लगा रहे हैं, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स को करने में टाइम कम लगे। यहाँ अप्रोक्सीमेशन से हम आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम उसे, क्योंकि 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें से एक हमारा सबसे क्लोज होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, देखो ये पावर तो माइनस की है और प्लस की है तो खत्म हो जाएगी, हमारे पास बचा 4.54 इंटू 7.02 इंटू 6.0 अपॉन नीचे आ गया 48, 6 8 जा 48। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आपका 4.54 इंटू 7.02 अपॉन 8। अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है वो आती है 3.98। इसका मतलब हो गया ये 4, और 4 का मतलब हो गया यहाँ पर FCC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि किस टाइप की जो यूनिट सेल होगी वो FCC होगी। लेकिन यहाँ पर अगर FCC आंसर दिया है तो ठीक है, यहाँ आंसर कौन कौन से दिए हैं वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए आंसर्स में दे रखा है, ए दे रखा है CCP, बी दे रखा है आपको यहाँ BCC, और सी दे रखा है आपको यहाँ पर सिंपल क्यूबिक, और डी दे रखा है आपको नोटा। ये भी याद रखिएगा, नोटा क्या होता है, नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव है अगर ऐसा लिखा हुआ आता है। तो इसमें देखो FCC आया हमारा निकल के, और FCC ही CCP होता है, इसलिए हमारा आंसर इनमें से क्या होगा, CCP हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये इस तरह से आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल। देखिए ये सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ सिंपल थे, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।